हेलो एवरीवन, जीके/जीएस दृष्टि में आपका स्वागत है। तो हम कवर करते हैं डेली लुसेंट ज्योग्राफी। आज के लुसेंट ज्योग्राफी का बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, उसका नाम है भारत की जलवायु। भारत की जलवायु काफ़ी महत्वपूर्ण है, इससे पेपर में हर साल 1-2 क्वेश्चन आते हैं और ये सारे एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, जैसे बीपीएससी हो, यूपीएससी हो और जो भी वनडे एग्जाम होता है, गवर्नमेंट कम्पिटिटिव एग्जाम, उन सब के लिए ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत की जलवायु जी भी बोलते हैं, काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है और इससे क्वेश्चन आते रहते हैं। तो देखिए, जलवायु किसी क्षेत्र में लंबे समय लगभग 30 वर्ष तक जो मौसम की स्थिति होती है उसे उस स्थान की जलवायु कहते हैं। भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। भारत की कौन सी जलवायु है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी। और जलवायु किसको कहेंगे? किसी क्षेत्र में लंबे समय लगभग 30 वर्ष तक जो मौसम की स्थिति होती है उसे उस स्थान की क्या कहते हैं? जलवायु कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, मौसम क्या होता है? किसी स्थान पर थोड़े समय की, जैसे एक दिन या एक सप्ताह की वायुमंडलीय अवस्थाओं को वहाँ का मौसम कहते हैं। भारत में मौसम संबंधी सेवा 1875 में आरंभ की गई थी। भारत में मौसम संबंधी सेवा कब आरंभ की गई थी? 1875 में। तब इसका मुख्यालय शिमला में था। इसका मुख्यालय तब कहाँ था? शिमला में। प्रथम विश्व युद्ध के बाद इसका मुख्यालय पुणे लाया गया। अब भारत के मौसम संबंधी मानचित्र वहीं से प्रकाशित होते हैं और अब भारत के मौसम संबंधी मानचित्र वहीं से प्रकाशित हो रहे हैं। कहाँ से? पुणे से। नेक्स्ट देखिए, भारतीय जलवायु को मानसून के अलावा प्रभावित करने वाले 2 प्रमुख कारक हैं। भारतीय जलवायु को मानसून के अलावा प्रभावित करने वाले क्या है? 2 प्रमुख कारक हैं। कौन कौन? उत्तर में हिमालय पर्वत, इसकी उपस्थिति के कारण मध्य एशिया से आने वाली शीतल हवाएं भारत में नहीं आ पाती। नेक्स्ट देखिए, दक्षिण में हिंद महासागर, इसकी उपस्थिति एवं भूमध्य रेखा की समीपता के कारण उष्णकटिबंधीय जलवायु अपने आदर्श स्वरूप में पाई जाती है। क्या कह रहा है कि इसकी उपस्थिति एवं भूमध्य रेखा की समीपता के कारण उष्णकटिबंधीय जलवायु अपने आदर्श स्वरूप में पाई जाती है। आगे है कि यहाँ पे देखिए, आगे है यहाँ मानसूनी पवनों द्वारा समय समय पर, एक मिनट, हाँ, मानसूनी पवनों द्वारा समय समय पर अपनी दिशा पूर्णतया बदल लेने के कारण भारत में निम्न 4 ऋतु चक्रवत पाई जाती है। सबसे पहला है शीत ऋतु 15 दिसंबर से 15 मार्च तक, ग्रीष्म ऋतु 16 मार्च से 15 जून तक, वर्षा ऋतु 16 जून से 15 सितंबर तक और शरद ऋतु 16 सितंबर से 14 दिसंबर तक। ये तिथियां एक समान सीमा रेखा को तय करती है। मानसून पवनों के आगमन एवं प्रत्यावर्तन में होने वाला विलंब पर्याप्त रूप से क्या करती है? प्रभावित करती है। अगर थोड़ा विलंब हो गया तो थोड़ा ज़्यादा दिन तक ठंड हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि उत्तरी भारत के मैदानी भागों में शीत ऋतु में वर्षा पश्चिमी विक्षोभ या जेट स्ट्रीम के कारण होती है। जैसे ये देखिए उत्तरी भारत है, ठीक है, ये जो है ये उत्तरी भारत है। तो यहाँ पे जो बारिश होती है ठंड में वो पश्चिमी विक्षोभ के कारण या फिर जेट स्ट्रीम के कारण यहाँ पे बारिश होती है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण। तो यहाँ पे देखिए, कह रहा है उत्तरी भारत के मैदानी भागों में शीत ऋतु में वर्षा पश्चिमी विक्षोभ या जेट स्ट्रीम के कारण होती है। राजस्थान में इस वर्षा को मावट कहते हैं। आगे है ग्रीष्म ऋतु में असम एवं पश्चिम बंगाल राज्यों में तीव्र आर्द्र हवाएं चलने लगती है। कह रहा है कि ग्रीष्म ऋतु में असम एवं पश्चिम बंगाल राज्यों में कौन सी हवाएं चलती रहती है? तीव्र एवं आर्द्र हवाएं चलने लगती है, जिनसे गरज के साथ वर्षा हो जाती है। इन हवाओं को पूर्वी भारत में नॉर्वेस्टर एवं बंगाल में काल बैसाखी के नाम से जाना जाता है। आगे दिया है कर्नाटक में इस वर्षा को चेरी ब्लॉसम एवं कॉफ़ी वर्षा कहा जाता है।
जो कॉफ़ी की उपज के लिए काफ़ी अच्छी होती है, जो कॉफ़ी की कृषि के लिए लाभदायक होता है। दिया भी था आगे। नेक्स्ट देखिए है कि आम की फसल के लिए लाभदायक होने के कारण इसे दक्षिण भारत में आम्र वर्षा कहते हैं। यानी कि आम की फसल के लिए लाभदायक होता है ये वर्षा, इसलिए इसे दक्षिण भारत में यानी केरल में आम्र वर्षा मैंगो स्वर्ण कहते हैं इसको। आगे दिया है उत्तर पश्चिम भारत के शुष्क भागों में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली गर्म एवं शुष्क हवाओं को लू कहते हैं। कहाँ पे? उत्तर पश्चिम भारत में जो गर्म भरी हवा चलती है, ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली गर्म एवं शुष्क हवाओं को क्या कहते हैं? लू कहते हैं। नेक्स्ट है कि वर्षा ऋतु में उत्तर पश्चिमी भारत तथा पाकिस्तान में उष्ण दाब का क्षेत्र बन जाता है जिसे मानसून गर्त कहते हैं। क्या होता है कि वर्षा ऋतु में उत्तर पश्चिमी भारत तथा पाकिस्तान में कौन सा दाब बनता है? उष्ण दाब का क्षेत्र बन जाता है जिसे मानसूनी गर्त कहते हैं। इस समय उत्तरी अंतः उष्ण अभिसरण NITC उत्तर की ओर खिसकने लगती है। अंतः उष्ण अभिसरण किधर खिसकने लगती है? उत्तर की ओर, जिसके कारण विषुवतरेखीय पछुआ पवन एवं दक्षिणी गोलार्ध की दक्षिणी पूर्वी वाणिज्यिक पवन विषुवत रेखा को पार कर फेरेल के नियम का अनुसरण करते हुए भारत में प्रवाहित होने लगती है। क्या होता है कि देखिए जैसे यहाँ पे विषुवत रेखा है और इंडिया यहाँ पे है, तो इसके कारण NITC के कारण यानी उत्तरी अंतः उष्ण अभिसरण क्षेत्र के कारण क्या होता है कि विषुवतरेखीय पछुआ पवन एवं दक्षिणी गोलार्ध की दक्षिण पूर्वी वाणिज्यिक पवन यह विषुवत रेखा से क्या हो जाती है? पार कर जाती है, ऊपर आ जाती है। विषुवत रेखा को पार कर फेरेल के नियम का अनुसरण करते हुए भारत में प्रवाहित होने लगती है, जिसे दक्षिण पश्चिम मानसून के नाम से जाना जाता है। भारत की अधिकांश वर्षा लगभग 80% इसी मानसून से होती है। नेक्स्ट है भारत की प्रायद्वीपीय आकृति के कारण दक्षिण पश्चिम के मानसून को 2 शाखाओं में विभाजित हो जाता है। भारत की प्रायद्वीपीय आकृति के कारण दक्षिण पश्चिम के मानसून 2 शाखाओं में विभाजित हो जाती है, अरब सागर की शाखा तथा बंगाल की खाड़ी की शाखा। नेक्स्ट है अरब सागर से उत्पन्न होने वाली मानसून पवन 3 शाखाओं में बढ़ती है। कौन कौन है? अरब सागर की शाखा का मानसून सबसे पहले भारत के केरल राज्य में जून के प्रथम सप्ताह में आता है। यह पश्चिमी घाट पर्वत से टकराकर केरल के तटों पर वर्षा करती है। इसे मानसून प्रस्फोट मानसून बर्स्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कह रहा है कि अरब सागर की एक शाखा का मानसून सबसे पहले भारत के केरल राज्य में जून के प्रथम सप्ताह में आता है। यह पश्चिमी घाट पर्वत से टकराकर केरल के तटों पर वर्षा कराती है। इसे मानसून प्रस्फोट मानसून बर्स्ट कहा जाता है। नेक्स्ट है अरब सागर से उठने वाली मानसून की दूसरी शाखा मुंबई के उत्तर में नर्मदा और तापी नदियों की घाटियों से होकर मध्य भारत में दूर तक वर्षा करती है। छोटा नागपुर पठार में इस शाखा से 15 सेंटीमीटर वर्षा होती है। वहाँ यह गंगा के मैदानी भागों में प्रवेश कर जाती है और बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसून की शाखा से मिल जाती है। नेक्स्ट है अरब सागर मानसून की तीसरी शाखा सौराष्ट्र प्रायद्वीप और कच्छ से टकराती है। यहाँ से यह अरावली के साथ साथ पश्चिमी राजस्थान को लंघती है और बहुत से कम वर्षा करती है। क्योंकि अरावली पर्वत इन मानसूनी हवाओं के समानांतर पड़ती है, मानसून की शाखा में मिल जाती है। ये दोनों शाखाएं एक दूसरे के सहारे प्रभावित होकर पश्चिमी हिमालय विशेष रूप से धर्मशाला में वर्षा करती। धर्मशाला अभी के समय में धर्मशाला जो है वो हिमाचल प्रदेश की राजधानी है, ग्रीष्म ऋतु की राजधानी है हिमाचल प्रदेश।
नेक्स्ट ये धर्मशाला है हिमाचल प्रदेश की ग्रीष्म ऋतु की ये राजधानी। नेक्स्ट है गारो, खासी एवं जयंतिया पहाड़ियाँ पर बंगाल की खाड़ी से आने वाली हवाएं दक्षिण पूर्व मानसून की शाखा अधिक वर्षा लाती है। वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान है लगभग 1141 सेंटीमीटर। कह रहा है कि जिसके कारण यहाँ स्थित मौसिनराम मेघालय विश्व में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान है। आगे है मानसून की अरब सागर शाखा तुलनात्मक रूप से अधिक शक्तिशाली होती है। अरब सागर की शाखा तुलनात्मक रूप से क्या होती है? बहुत शक्तिशाली होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा लाए गए कुल आर्द्रता का 65% भाग अरब सागर से एवं 35% भाग बंगाल की खाड़ी से आता है। नेक्स्ट दिया है मौसम के अनुसार वार्षिक वर्षा का वितरण। नेक्स्ट कह रहा है कि मानसून की अरब सागर की शाखा तुलनात्मक रूप से अधिक शक्तिशाली होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा लाए गए कुल आर्द्रता का 65% भाग अरब सागर से एवं 35% भाग बंगाल की खाड़ी से आता है। कितना आता है? 65% अरब सागर से और 35% बंगाल की खाड़ी से आता है। नेक्स्ट देखिए कह रहा है मौसम के अनुसार वार्षिक वर्षा का वितरण। यहाँ पे देखिए मौसम के अनुसार वार्षिक वर्षा का वितरण। वर्षा का मौसम दक्षिण पश्चिम मानसून जून से सितंबर तक रहता है। परवर्ती मानसून काल अक्टूबर से दिसंबर तक रहता है। उसके बाद पूर्व मानसून काल मार्च से मई तक रहता है और शीत ऋतु या उत्तर पश्चिम मानसून जनवरी फरवरी में होता है। अब देखिए वर्षा कितना होता है दक्षिण पश्चिम मानसून से, तो दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा होता है 73.7%। उसके बाद है परवर्ती मानसून काल में वर्षा होती है 13.3%। उसके बाद है पूर्व मानसून काल में वर्षा होती है 10.0%। उसके बाद शीत ऋतु या उत्तर पश्चिम मानसून से वर्षा होती है 2.6%। नेक्स्ट है तमिलनाडु तट वर्षा ऋतु में शुष्क रह जाता है। कौन सा तट वर्षा ऋतु में शुष्क रह जाता है? तमिलनाडु तट। इसके लिए दो कारक उत्तरदायी हैं। कौन कौन? तमिलनाडु तट बंगाल की खाड़ी की मानसून पवनों के समांतर पड़ता है। यह दक्षिण पश्चिमी मानसून की अरब सागर शाखा के वृष्टि क्षेत्र में स्थित है। नेक्स्ट है मानसून का निवर्तन, मतलब मानसून का लौटना। यहाँ पे दिया भी हुआ है मानसून के पीछे हटने या लौट जाने को मानसून का निवर्तन कहा जाता है। सितंबर के आरंभ में उत्तरी पश्चिमी भारत से मानसून पीछे हटने लगती है और मध्य अक्टूबर तक यह दक्षिण भारत को छोड़ से समस्त भारत से निवर्तित हो जाती है। कह रहा है कि जो यहाँ पे देखिए मानसून के पीछे हटने या लौट जाने को मानसून का निवर्तन कहा जाता है। सितंबर के आरंभ से उत्तरी पश्चिमी भारत से मानसून पीछे हटने लगती है और मध्य अक्टूबर तक यह दक्षिणी भारत को छोड़ से समस्त भारत से निवर्तित हो जाती है। लौटती हुई मानसून पवनें बंगाल की खाड़ी से जलवाष्प ग्रहण करके उत्तर पूर्वी मानसून का रूप में तमिलनाडु यानी कोरोमंडल तट पर जाड़े के दिनों में जनवरी फरवरी के महीने में वर्षा करती है। नेक्स्ट देखिए है अल नीनो और भारतीय मानसून, मतलब अल नीनो का भारतीय मानसून पर क्या प्रभाव पड़ता है, यानी अल नीनो का भारतीय मानसून से क्या रिलेशन है, क्या संबंध है। अल नीनो एक जटिल मौसम तंत्र है जो हर 5 या 10 साल बाद प्रकट होता रहता है। इसके कारण संसार के विभिन्न भागों में सूखा, बाढ़ और मौसम की चरम अवस्थाएं आती है। पूर्वी प्रशांत महासागर में पेरू के तट के निकट उष्ण समुद्री धारा के रूप में प्रकट होता है। इससे भारत सहित अनेक स्थानों का मौसम प्रभावित होता है। प्रभावित होता है। कह रहा है आगे अल नीनो भूमध्य रेखीय उष्ण समुद्री धारा का विस्तार मात्र है जो अस्थायी रूप से ठंडी पेरुवियन अथवा हम्बोल्ट धारा पर प्रतिस्थापित हो जाती है। यह धारा पेरू तट के जलवायु का तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ा देती है। इसके निम्नलिखित परिणाम होती है। पेरू के तट के पास जो उत्तर अमेरिका में
जो पेरू के तट के पास जो ठंडी जलधारा है, इसकी जो टेम्परेचर है 10 डिग्री बढ़ा देती है। कौन? अल नीनो। आगे देखिए क्या कारण है, इसके क्या परिणाम होते हैं जब 10 डिग्री सेंटीग्रेड इसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो भूमध्य रेखीय वायुमंडलीय परिसंचरण में विकृति हो जाती है, यानी कि भूमध्य रेखीय वायुमंडलीय परिसंचरण जो होती है वो चेंज हो जाता है। समुद्री जल के वाष्पन में अनियमितता होती है। प्लवक की मात्रा में कमी होती है, जिससे समुद्र में मछलियों का संख्या घट जाती है, क्योंकि मछलियाँ जो है प्लवक ही खाती है, तो प्लवक की मात्रा में कमी होने से मछलियों की संख्या भी घट जाती है। भारत में मानसून की लंबी अवधि के पूर्वानुमान के लिए अल नीनो का उपयोग होता है। अल नीनो शीतकाल के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप में गर्म स्थिति का कारण बनता है, यानी कि अल नीनो जिस साल आता है उस समय शीतकाल के दौरान भी भारतीय उपमहाद्वीप में क्या रहता है, गर्मी जैसी स्थिति बना रहता है, और ग्रीष्मकाल के दौरान यह शुष्क परिस्थितियों और कम मानसून का कारण बनता है। और ग्रीष्मकाल के दौरान जो वायु शुष्क होती है, यानी कि आर्द्रता नहीं होती है वायु में, जिससे वायु शुष्क होती है और मानसून कम आता है, यानी बारिश नहीं होती है, कम होती है। नेक्स्ट देखिए, अल नीनो का शाब्दिक अर्थ बालक ईसा है, क्योंकि यह धारा दिसंबर के महीने में क्रिसमस आसपास नज़र आती है। पेरू दक्षिणी गोलार्ध में दिसंबर गर्मी का महीना होता है, यानी कि पेरू जो है, पेरू में दिसंबर जो होता है वो गर्मी का महीना होता है। पेरू के जैसे हमारे यहाँ दिसंबर के महीने में बहुत ज़्यादा ठंड होती है, लेकिन पेरू में दिसंबर के महीने में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। नेक्स्ट देखिए है शरद ऋतु। शरद ऋतु को मानसून प्रत्यावर्तन का काल, रिट्रीटिंग मानसून प्रत्यावर्तन मतलब रिट्रीटिंग मानसून सीजन। शरद ऋतु को मानसून प्रत्यावर्तन का काल, रिट्रीटिंग मानसून सीजन कहा जाता है। इस ऋतु में बंगाल की खाड़ी एवं अरब सागर में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति होती है। यह इन चक्रवातों से पूर्वी तटीय क्षेत्रों में मुख्यतः आंध्र प्रदेश एवं ओडिशा तथा पश्चिमी तटीय क्षेत्र में गुजरात में काफ़ी क्षति पहुंचती है। आगे है देखिए, भारतीय जलवायु प्रदेश के बारे में देखेंगे। क्या दिया है? भारतीय जलवायु प्रदेश तापमान एवं वर्षा जलवायु के दो महत्वपूर्ण तत्व हैं, जिसे जलवायु वर्गीकरण के सभी पद्धतियों में निर्णायक माना जाता है। तथापि जलवायु के वर्गीकरण एक जटिल प्रक्रिया है। नेक्स्ट देखिए है, कोपेन ने अपने जलवायु वर्गीकरण का आधार तापमान तथा वर्षण के मासिक मानों को रखा है। कोपेन की पद्धति पर आधारित भारत की जलवायु निम्न 5 प्रकार की है। सबसे पहला है उष्णकटिबंधीय जलवायु, जहाँ सारा वर्ष औसत मासिक तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक रहता है। नेक्स्ट देखिए है यहाँ पे शुष्क जलवायु, यहाँ पे देखिए शुष्क जलवायु। नेक्स्ट है देखिए शुष्क जलवायु। शुष्क जलवायु वो होता है जहाँ तापमान की तुलना में वर्षण बहुत ही कम होता है, यानी कि जितना तापमान होता है उसके अकॉर्डिंग वर्षा काफ़ी कम होता है। शुष्कता कम होने पर यह अर्ध शुष्क मरुस्थल, शुष्कता कम होने पर यह अर्ध शुष्क मरुस्थल एस, मतलब कि देखिए इसको ना कोपेन जो है वो बांटे थे कई प्रकार के। एस प्रकार की जलवायु कौन होती है? तो शुष्कता जहाँ पे कम होती है उसको कहा जाता है एस प्रकार की जलवायु, यानी अर्ध शुष्क मरुस्थल। नेक्स्ट है शुष्कता अधिक है तो वह मरुस्थल, और शुष्कता ज़्यादा है तो वह मरुस्थल कहलाएगा, यानी कि डब्लू प्रकार की जलवायु होती है। एस प्रकार की, डब्लू प्रकार की। नेक्स्ट देखिए, यानी कि शुष्क मरुस्थल जहाँ होता है, अर्ध शुष्क मरुस्थल जहाँ होता है उसको एस प्रकार की जलवायु कहते हैं, और जहाँ पे मरुस्थल होता है वहाँ उसको डब्लू प्रकार की जलवायु कहते हैं, यानी जहाँ पे शुष्कता अधिक होता है उसको डब्लू प्रकार की जलवायु कहेंगे, और जहाँ पे शुष्क अर्ध शुष्क होगा, शुष्कता कम होगा तो उसको एस प्रकार की जलवायु कहेंगे। तो इसको कोपेन ने इसको बांटे थे। नेक्स्ट देखिए है गर्म जलवायु। गर्म जलवायु जहाँ सबसे ठंडे महीने का औसत तापमान 18 डिग्री सेंटीग्रेड और -3 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच रहता है, तो उसको बांटे थे किसमें? गर्म जलवायु में। नेक्स्ट है कि हिम जलवायु, जहाँ सबसे गर्म महीने का औसत तापमान
हिम जलवायु कौन सा होता है? जहाँ पे सबसे गर्म महीने का औसत तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक और सबसे ठंडे महीने का औसत तापमान -3 डिग्री सेंटीग्रेड से कम रहता है, तो ऐसे जलवायु को हिम जलवायु कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए है बर्फीली जलवायु। बर्फीली जलवायु को किसको कहते हैं? तो जहाँ सबसे गर्म महीने का तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड से कम रहता है। कोपेन ने जलवायु प्रकारों को व्यक्त करने के लिए वर्ण संकेतों का प्रयोग किया था। यानी कि कोपेन ने जलवायु प्रकारों को व्यक्त करने के लिए किसका प्रयोग किया था? वर्ण संकेत का प्रयोग किया था। इन्हीं अंग्रेजी के बड़े वर्णों एस को अर्ध मरुस्थल, यानी कि उन्होंने अंग्रेजी का अक्षर लिए थे, बड़े अक्षर कैपिटल लेटर लिए थे। और देखिए यहाँ पे दिया है स्पष्ट कि एस को उन्होंने अर्ध शुष्क मरुस्थल प्रकार की जलवायु कहा। डब्लू को उन्होंने मरुस्थल के लिए प्रयोग किया, मरुस्थल प्रकार के जलवायु के लिए। इस प्रकार उप विभागों को व्यक्त करने के लिए अंग्रेजी के छोटे वर्णों का प्रयोग किया। और जहाँ पे शुष्क और ठंडे दोनों प्रदेश आ जाते हैं, मतलब कि उप विभाग जो हो जाते हैं, उसमें जो है अंग्रेजी के बड़े लेटर और छोटे लेटर दोनों का उन्होंने कोपेन ने प्रयोग किया। जैसे देखिए जो स्मॉल एफ को उन्होंने वर्गीकृत किया पर्याप्त वर्षण वाले क्षेत्र से। स्मॉल एम को उन्होंने बताया शुष्क मानसून होते हुए वर्षावन वाले क्षेत्र को, वर्षावन वाले जलवायु को। डब्लू को उन्होंने बताया शुष्क शीत ऋतु वाले जलवायु। और स्मॉल एच को उन्होंने बताया शुष्क और गर्म जलवायु को। उसके बाद स्मॉल सी को उन्होंने बताया 4 महीनों से कम अवधि के औसत तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक, जहाँ पे हो उसको उन्होंने स्मॉल सी से अंकित किया। और स्मॉल जी गंगा मैदान के जलवायु को, गंगा का मैदानी जलवायु को उन्होंने स्मॉल जी से वर्गीकृत किया। इस प्रकार भारत को 8 जलवायु प्रदेश में बांटा जा सकता है। नेक्स्ट देखिए है कोपेन की योजना के अनुसार भारत के जलवायु प्रदेश। तो कोपेन की योजना के अनुसार भारत के जलवायु प्रदेश कौन कौन है? तो देखिए कैपिटल ए, स्मॉल एम और स्मॉल डब्लू प्रकार की जलवायु को क्या कहते हैं? लघु शुष्क ऋतु वाला मानसून प्रकार की जलवायु। नेक्स्ट देखिए कैपिटल ए और स्मॉल एस को कौन सी जलवायु कहते हैं? तो शुष्क ग्रीष्म ऋतु वाला मानसून प्रकार की जलवायु। नेक्स्ट है कैपिटल ए और स्मॉल डब्लू को कहते हैं उष्ण कटिबंधीय सवाना प्रकार की जलवायु। नेक्स्ट देखिए है कैपिटल बी, कैपिटल एस, स्मॉल एच और स्मॉल डब्लू को कहते हैं अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु। नेक्स्ट है कैपिटल सी, स्मॉल डब्लू और स्मॉल जी, इसको जो हम वर्णित करते हैं शुष्क शीत ऋतु वाला मानसूनी प्रकार की जलवायु। नेक्स्ट है DFC, कैपिटल डी और स्मॉल एफ और स्मॉल सी को हम कहते हैं लघु ग्रीष्म तथा ठंडी शीत ऋतु वाला जलवायु प्रदेश। और कैपिटल ई को ध्रुवीय प्रकार की जलवायु कहते हैं। नेक्स्ट देखिए है गोवा के अब इसका क्षेत्र दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? क्षेत्र दिया हुआ है AMW। ये जो है ये ऐसा जलवायु कहाँ पे होता है? तो लघु शुष्क ऋतु वाला मानसून प्रकार की जलवायु होता है गोवा के दक्षिण में, भारत का पश्चिमी तट में ऐसी जलवायु होती है। नेक्स्ट देखिए है शुष्क ग्रीष्म ऋतु मानसून वाला मानसून प्रकार का जलवायु कहाँ होता है? तमिलनाडु का कोरोमंडल तट। नेक्स्ट देखिए है AW यानी कि उष्ण कटिबंधीय सवाना प्रकार का जलवायु होता है कर्क वृत्त के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार का अधिकतर भाग। नेक्स्ट देखिए BSHW अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु कहाँ पे होता है? तो ये होता है उत्तर पश्चिमी गुजरात, पश्चिमी राजस्थान और पंजाब के कुछ भाग में। नेक्स्ट देखिए CWG ऐसा जलवायु होता है शुष्क शीत ऋतु वाला मानसून प्रकार का जलवायु होता है गंगा के मैदान, पूर्वी राजस्थान, उत्तरी मध्य प्रदेश, उत्तर पूर्वी भारत का अधिकतर प्रदेश। नेक्स्ट देखिए है DFC यानी लघु ग्रीष्म तथा ठंडी आर्द्र शीत ऋतु वाला जलवायु प्रदेश कहाँ पे होता है? तो ये होता है अरुणाचल प्रदेश में।
नेक्स्ट है ई यानी ध्रुवीय प्रकार की जलवायु कहाँ पे होता है, तो ये होता है जम्मू एवं कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में। तो हमने देख लिए कोपेन ने जो जलवायु को कोपेन की योजना के अनुसार भारत की जलवायु प्रदेश को बांटा गया था, ये हम देख लिए। इसको एक बार और दो बार और देख लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पेपर में पूछता है इससे। आगे हम देखेंगे भारत की मृदाएं। क्या देखेंगे, भारत की मृदाएं काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मृदा से आते हैं क्वेश्चन। कह रहा है कि मिट्टी के अध्ययन के विज्ञान को मृदा विज्ञान पेडोलॉजी कहा जाता है। मिट्टी के अध्ययन विज्ञान को, मृदा विज्ञान को क्या कहा जाता है, पेडोलॉजी कहा जाता है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत की मिट्टियों को 8 वर्गों में विभाजित किया है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत की मिट्टियों को कितने वर्गों में विभाजित किया है, 8 वर्गों में विभाजित किया है, जो निम्न है। अब ये कौन है निम्न, तो ये देखिए जलोढ़ मृदाएं, एलुवियल सॉइल, यह नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी है। इस मिट्टी में पोटास की बहुलता होती है, लेकिन नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं ह्यूमस की कमी होती है। कह रहा कि जलोढ़ मृदा एलुवियल सॉइल में यह नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी होती है। इस मिट्टी में पोटास की क्या होती है, बहुलता होती है, लेकिन इसमें किसकी कमी होती है, नाइट्रोजन की, फास्फोरस की और ह्यूमस की कमी होती है। नेक्स्ट है देखिए एलुवियल मृदाएं भारत की सबसे उपजाऊ मृदा है। इसमें धान, गेहूँ, मक्का, तिलहन, दलहन, आलू आदि फसलें उगाई जाती हैं। इसमें कौन कौन सी फसलें, इसमें धान, गेहूँ, मक्का, तिलहन, दलहन, आलू आदि फसलें उगाई जाती हैं। यह मिट्टी भारत के लगभग 40% क्षेत्रफल पर पाई जाती है। हाँ, क्या कह रहा है, यह मिट्टी भारत के लगभग 40% क्षेत्रफल पर पाई जाती है। कौन, एलुवियल मृदाएं। तो ये पूछता है पेपर में कि एलुवियल सॉइल जो है वो कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर पाई जाती है, तो याद रखना है ये 40% क्षेत्रफल पर पाई जाती है। भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान, तटीय मैदान जलोढ़ मिट्टी का बना है। भारत का संपूर्ण जो उत्तरी मैदान है, उत्तरी मैदान, तटीय मैदान किससे बना है, जलोढ़ यानी एलुवियल सॉइल से बना है। यह 2 प्रकार की होती है, एलुवियल सॉइल 2 प्रकार की होती है, एक होती है बांगर और दूसरा होती है खादर। पुराने जलोढ़ मिट्टी को बांगर तथा नए जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है, याद रखना है। और बांगर जो होता है कम उपजाऊ होता है और खादर जो होता है वो ज़्यादा उपजाऊ होता है। नेक्स्ट कह रहा है जलोढ़ मिट्टी उर्वरता के दृष्टिकोण से काफ़ी अच्छी मानी जाती है। नेक्स्ट देखिए है काली मृदाएं। अब हम देखेंगे ब्लैक सॉइल के बारे में। कह रहा है कि काली मृदाएं, ब्लैक सॉइल, इसका निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से होता है। इसमें आयरन, चूना, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम की बहुलता होती है। इसमें किसकी बहुलता होती है, इसका निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से होता है। इसमें आयरन, चूना, एल्यूमिनियम एवं मैग्नीशियम की बहुलता होती है। इस मिट्टी का काला रंग टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट एवं, यहाँ पे देखिए इस मिट्टी का काला रंग टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट एवं जीवांश की उपस्थिति, ह्यूमस जिसमें सूक्ष्म जीव होते हैं इसलिए कहा गया जीवांश, एवं ह्यूमस की उपस्थिति के कारण होता है। इस मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है। इसमें सामान्यतः फास्फोरस की कमी होती है, यानी कि काली मृदा में किसकी कमी होती है, तो फास्फोरस की कमी होती है। आगे दिया है कि काली मृदा को रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। रेगुर मिट्टी को मतलब काली मृदा के और किस नाम से जाना जाता है, रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। आगे है कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है, और काली मिट्टी जो है कपास की खेती के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त होती है। अतः इसे काली कपास की मिट्टी भी कहा जाता है, इसलिए इसे काली कपास की मिट्टी भी कहा जाता है। अन्य फसलों में गेहूँ, ज्वार, बाजरा आदि को उगाया जाता है। अन्य फसलों में किसको उगाया जाता है, गेहूँ को, ज्वार को, बाजरा आदि को उगाया जाता है। भारत में काली मिट्टी गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र, ओडिशा के दक्षिणी क्षेत्र, कर्नाटक के उत्तरी जिला, आंध्र प्रदेश के दक्षिणी एवं समुद्र तटीय क्षेत्र, तमिलनाडु के सलेम, रामनाथपुरम, कोयम्बटूर तथा तिरुनेलवेली
जिलों एवं राजस्थान के बूंदी एवं टोंक जिलों में पाई जाती है। तो कहाँ कहाँ पे काली मृदा पाई जाती है? गुजरात में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में, ओडिशा के दक्षिणी क्षेत्र में, कर्नाटक के उत्तरी जिला में, आंध्र प्रदेश के दक्षिणी एवं समुद्र तटीय क्षेत्र में, तमिलनाडु के सलेम क्षेत्र में, तमिलनाडु के सलेम में, रामनाथपुरम में, कोयम्बटूर में, तिरुनेलवेली में आदि जिलों में तथा राजस्थान के बूंदी एवं टोंक जिलों में काली मृदा पाई जाती है। आगे चलिए हम देखते हैं अब लाल मृदा। क्या देखेंगे? अब देखेंगे लाल मृदा, रेड सॉइल। तो देखिए यहाँ पे दिया है कि लाल मृदा, रेड सॉइल, इसका निर्माण जलवायु परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप रवेदार एवं कयांत्रित शैलों के विघटन एवं वियोजन से होता है। इस मिट्टी में सिलिका एवं आयरन की बहुलता होती है। इस मिट्टी में किसकी बहुलता होती है? तो इस मिट्टी में सिलिका एवं आयरन की बहुलता होती है। किसमें? लाल मिट्टी में, रेड सॉइल में। इसका निर्माण जलवायविक परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप रवेदार एवं कयांत्रित शैलों के विघटन एवं वियोजन से होता है। नेक्स्ट है लाल मिट्टी का लाल रंग एवं लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण, यहाँ पे देखिए लाल मिट्टी का लाल रंग लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है, लेकिन जलयोजित रूप में यह पीली दिखाई पड़ती है। लेकिन जल के रूप में यह क्या दिखाई पड़ती है? पीली। यह अम्लीय प्रकृति की मिट्टी होती है। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस की कमी होती है। यह मिट्टी प्रायः उर्वरता विहीन बंजर भूमि के रूप में पाई जाती है। आगे है, इस मिट्टी में कपास, गेहूं, दालें और मोटे अनाजों की कृषि की जाती है। इस मिट्टी में किसकी किसकी कृषि की जाती है? कपास की, गेहूं की, दालें और मोटे अनाजों की कृषि की जाती है। भारत में यह मिट्टी आंध्र प्रदेश एवं मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग, छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र, पश्चिम बंगाल के उत्तरी पश्चिमी जिलों, मेघालय की गारो, खासी एवं जयंतिया के पहाड़ी क्षेत्रों, नागालैंड, राजस्थान में अरावली के पूर्वी क्षेत्र, महाराष्ट्र, तमिलनाडु एवं कर्नाटक के कुछ भागों में पाई जाती है। चूना का इस्तेमाल कर लाल मिट्टी की उर्वरता बढ़ाई जा सकती है। और लाल मिट्टी की उर्वरता किससे बढ़ाई जाती है? चूना का इस्तेमाल करके लाल मिट्टी की उर्वरता बढ़ाई जाती है। नेक्स्ट देखिए है लेटेराइट मृदा, लेटेराइट सॉइल। अब हम देखेंगे लेटेराइट सॉइल के बारे में। लेटेराइट मृदा उच्च ताप और भारी वर्षा वाले क्षेत्र में विकसित होती है। कहाँ पे होती है ये? उच्च ताप और भारी वर्षा जहाँ पे होता है। ये मृदाएं उष्णकटिबंधीय वर्षा के कारण तीव्र निछालन का परिणाम है। यानी कि उष्णकटिबंधीय वर्षा होती है यहाँ पे, जिससे जमीन का निछालन होता है और इस मृदा का निर्माण होता है। किसका? लेटेराइट मृदा का। वर्षा के साथ चूना और सिलिका तो निछालित हो जाते हैं तथा लोहे के ऑक्साइड और एल्युमिनियम के यौगिक से भरपूर मृदाएं शेष रह जाती है। और बारिश के कारण इसका निछालन किसका किसका हो जाता है? मिट्टी से इसके हो जाते हैं, चूना और सिलिका का निछालन हो जाता है, लेकिन लोहे के ऑक्साइड और एल्युमिनियम के यौगिक उसमें मौजूद रहते हैं। उच्च तापमान में आसानी से पनपने वाले जीवाणु ह्यूमस की मात्रा को तेज़ी से नष्ट कर देते हैं। और ज़्यादा भी तापमान होता है तो ह्यूमस को क्या कर देते हैं? वे ज़्यादा टेम्परेचर ह्यूमस को नष्ट कर देते हैं। तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो ह्यूमस भी तो ख़त्म हो जाएगा, मिट्टी सूख जाएगी। आगे है, इन मृदाओं में जैव पदार्थ नाइट्रोजन, फॉस्फेट, कैल्शियम की कमी होती है। तो लेटेराइट मृदा में किसकी किसकी कमी होती है? तो जैव पदार्थ की, नाइट्रोजन की, फॉस्फेट की और कैल्शियम की, तथा लौह ऑक्साइड और पोटास की बहुलता होती है। ये भी पेपर में पूछा जाता है कि लेटेराइट मृदा में कौन से किस खनिज लवण किसकी जो है बहुलता होती है? तो ये लेटेराइट मृदा में लौह ऑक्साइड और पोटास की बहुलता होती है, बाकी जैव पदार्थ नाइट्रोजन, फॉस्फेट और कैल्शियम की कमी होती है। नेक्स्ट है, लेटेराइट मृदाएं सामान्यतः कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, ओडिशा और असम के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। यहाँ पर लेटेराइट मृदा पाया जाता है। नेक्स्ट है, शैलों के टूट फूट से निर्मित होने वाली इस मिट्टी को गहरी लाल लेटेराइट, सफ़ेद लेटेराइट तथा भूमिगत जलवायु लेटेराइट के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।
आगे है गहरी लाल लेटेराइट में लौह अयस्क तथा पोटास की बहुलता होती है। गहरी लाल लेटेराइट में किसकी बहुलता होती है? लौह ऑक्साइड तथा पोटास की बहुलता होती है। इसकी उर्वरता क्या होती है? कम होती है, लेकिन निचले भाग में कुछ खेती की जाती है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एवं केरल में काजू जैसे वृक्षों वाली फसलों की खेती के लिए लाल लेटेराइट मृदाएं अधिक उपयुक्त हैं। किसके लिए करा कि तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एवं केरल में काजू जैसे वृक्षों वाली फसलों की खेती के लिए लाल लेटेराइट मृदाएं क्या है? अधिक उपयुक्त है। किसके किसके लिए? तो यहाँ पे देखिए, काजू जैसे वृक्षों वाली फसलों की खेती के लिए कौन सा मृदा होता है ज़्यादा उपयुक्त? लेटेराइट मृदा। नेक्स्ट देखिए है सफ़ेद लेटेराइट की उर्वरता सबसे कम होती है। यहाँ देखिए, सफ़ेद लेटेराइट की उर्वरता सबसे कम होती है और केओलिन के कारण इसका रंग सफ़ेद होता है। भूमिगत जलवायु लेटेराइट काफ़ी उपजाऊ होती है क्योंकि कार्यकाल में लौह ऑक्साइड जल के साथ घुलकर नीचे चले जाते हैं। कह रहा है कि सफ़ेद लेटेराइट की उर्वरता क्या होती है? सबसे कम होती है और केओलिन के कारण इसका रंग क्या हो जाता है? सफ़ेद होता है। पूछा जाएगा पेपर में कि जो किसके कारण इसका जो है रंग सफ़ेद होता है, तो केओलिन के कारण। भूमिगत जलवायु लेटेराइट काफ़ी उपजाऊ होती है और भूमिगत जलवायु लेटेराइट क्या होती है? काफ़ी उपजाऊ होती है क्योंकि कार्यकाल में लौह ऑक्साइड जल के साथ घुलकर नीचे चले जाते हैं। और क्या होता है कि वर्षा काल में, यानी वर्षा जब होती है तो लौह ऑक्साइड और जल घुलकर क्या होते हैं? नीचे चले जाते हैं। लेटेराइट मिट्टी चाय, इलायची एवं काजू की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। किसके किसके लिए? चाय के लिए, इलायची के लिए, काजू की खेती के लिए सबसे उपयुक्त है। तो ये भी याद रखना है कि लेटेराइट मिट्टी जो है किसके लिए उपयुक्त है। आगे देखिए है यहाँ पे नेक्स्ट देखिए शुष्क मृदाएं। अब हम देखेंगे शुष्क मृदाएं के बारे में। ये देखिए, यह शुष्क मृदाएं, यह मृदा सामान्यतः संरचना से बलुई और प्रकृति से लवणीय होती है। इसका रंग लाल से लेकर किशमिशी तक होता है। जो शुष्क मृदाएं होती हैं लाल भी होती है और किशमिश कलर का भी होता है। शुष्क जलवायु, उच्च तापमान एवं तीव्र गति से वाष्पीकरण के कारण इन मृदाओं में नमी और ह्यूमस कम होते हैं। शुष्क जलवायु, उच्च तापमान एवं तीव्र गति से वाष्पीकरण के कारण इन मृदाओं में क्या होता है? नमी और ह्यूमस कम होता है। इनमें नाइट्रोजन अपर्याप्त और फॉस्फेट सामान्य मात्रा में होती है। करा कि शुष्क जलवायु में उच्च तापमान, तीव्र गति से वाष्पीकरण के कारण इन मृदाओं में नमी और ह्यूमस क्या होता है? कम होता है। इसमें नाइट्रोजन अपर्याप्त और फॉस्फेट समान मात्रा में होती है। कह रहा है कि कुछ क्षेत्रों की शुष्क मृदाओं में नमक की मात्रा इतनी अधिक होती है कि इनके पानी को वाष्पीकृत करके नमक प्राप्त किया जा सकता है। कह रहा है कि कुछ क्षेत्रों की शुष्क मृदाओं में नमक की मात्रा इतनी अधिक होती है कि इनके पानी को वाष्पीकृत करके नमक प्राप्त किया जाता है। आगे है इस मृदा की तली में कंकरों की परत, चूना की मात्रा बढ़ने के कारण, कंकरों की परत बनने के कारण पानी का रिसाव सीमित हो जाता है। इसलिए सिंचाई किए जाने पर इन मृदाओं में पौधों की सतत वृद्धि के लिए नमी सदा उपलब्ध रहती है। किसमें? शुष्क मृदा में। आगे है ये मृदाएं अनुर्वर होती है क्योंकि इनमें ह्यूमस एवं जैव पदार्थ कम मात्रा में पाए जाते हैं। ज़्यादा उपजाऊ नहीं होती है क्योंकि इसमें ह्यूमस और जैव पदार्थ कम पाए जाते हैं। आगे है सूक्ष्म जीव जैव पदार्थ मतलब। आगे है ये मृदाएं यानी शुष्क मृदाएं विशिष्ट शुष्क स्थलाकृति वाले पश्चिमी राजस्थान में अभिलाक्षणिक रूप से विकसित हुए हैं। नेक्स्ट देखिए है लवण मृदाएं। क्या है नेक्स्ट देखिए है लवण मृदाएं। लवण मृदाएं कौन सी होती है? ऐसी मृदाओं को ऊसर मृदा भी कहते हैं। इसमें सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम का अनुपात अधिक होता है। किसमें? लवण मृदाएं में। और यह मृदा यानी लवण मृदा अनुर्वर होती है। इनमें किसी भी प्रकार की वनस्पति नहीं उगती। इनमें नाइट्रोजन एवं चूने की कमी होती है। नेक्स्ट है लवण मृदाएं शुष्क और अर्धशुष्क तथा जलाक्रांत
क्षेत्रों और अनूपों में पाई जाती है। लवण मृदाएं कहाँ पाई जाती है? शुष्क, अर्ध शुष्क तथा जलाक्रांत क्षेत्रों और अनूपों में पाई जाती है। इसका अधिकतर प्रसार पश्चिमी गुजरात, पूर्वी तट के डेल्टाओं और के सुंदरबन क्षेत्र में है। क्या कह रहा है कि लवण मृदा जो है शुष्क, अर्ध शुष्क तथा जलाक्रांत क्षेत्रों और अनूपों में पाई जाती है। इसका अधिकतर प्रसार पश्चिमी गुजरात, पूर्वी तट के डेल्टाओं और पश्चिमी बंगाल के सुंदरबन क्षेत्र में है। नेक्स्ट है कच्छ के रण में दक्षिणी पश्चिमी मानसून के साथ नमक के कण आते हैं जो एक पपरी के रूप में ऊपरी सतह पर जमा हो जाते हैं। आगे है हरित क्रांति वाले क्षेत्रों में अत्यधिक सिंचाई के कारण, यहाँ देखिए हरित क्रांति वाले क्षेत्रों में अत्यधिक सिंचाई के कारण जलोढ़ मृदाएं भी लवणीय हो जा रही है और मृदा की ऊपरी परत पर नमक जमा हो जाता है। मृदा की लवणता की ऐसी समस्या से निपटने के लिए खासकर पंजाब और हरियाणा में जिप्सम डालने की सलाह दी जाती है। ये यूपीएससी में भी पूछा गया था कि मृदा की लवणता को कम करने के लिए जिप्सम डालना चाहिए। स्टेटमेंट सही है या गलत? तो ये स्टेटमेंट क्या था? सही था। नेक्स्ट देखिए पीटमय मृदाएं। पीटमय मृदा क्या होती है? ये मृदाएं भारी वर्षा और उच्च आर्द्रता से युक्त उन क्षेत्र में पाई जाती है जहां वनस्पति की वृद्धि अच्छी हो। इन मृदाओं में जैव पदार्थों की मात्रा 40 से 50% तक होती है। इन मृदाओं में जैव पदार्थों की मात्रा कितना होती है? 40 से 50% तक होती है। ये मृदाएं सामान्यतः गाढ़े और काले रंग की होती है। अनेक स्थानों पर ये क्षारीय भी हैं और ये मृदाएं जो है बहुत से स्थान पर क्या है? क्षारीय हैं। ये मृदाएं अधिकतर बिहार के उत्तरी भाग, उत्तरांचल के दक्षिणी भाग, पश्चिमी बंगाल के तटीय क्षेत्रों, ओडिशा एवं तमिलनाडु में पाई जाती है। नेक्स्ट देखिए वन मृदाएं। वन मृदा क्या है? ये मृदा पर्याप्त वर्षा वाले वन क्षेत्रों, यहाँ देखिए ये मृदाएं पर्याप्त वर्षा वाले वन क्षेत्रों में ही बनती है। इन मृदाओं का निर्माण पर्वतीय पर्यावरण में होता है। इस पर्यावरण में परिवर्तन के अनुसार मृदाओं का गठन एवं संरचना बदलती रहती है। कह रहा है कि ये मृदाएं पर्याप्त वर्षा वाले वन क्षेत्रों में ही बनती है। वन मृदा कहाँ पे मिलती है? तो जहाँ पे पर्याप्त वर्षा होते हैं। और ये वन मृदा का निर्माण पर्वतीय पर्यावरण में होता है। इस पर्यावरण में परिवर्तन के अनुसार मृदाओं का गठन एवं संरचना बदलती रहती है। घाटियों में से दुमटी और पांसू होती है तथा ऊपरी ढालों पर ये मोटे कणों वाली होती है। यानी कि घाटियों में ये इनके कण क्या होते हैं? महीन होते हैं, यानी दुमटी और पांसू होते हैं। और उसके बाद जो यहाँ पे देखिए और ऊपरी ढाल पर ये मोटे कणों वाली होती है। हिमालय के हिमाच्छादित क्षेत्रों में इन मृदाओं का अनाच्छादन होता रहता है। कौन सी मृदा? वन मृदा का। और ये अम्लीय और कम ह्यूमस वाली होती है। तो अम्लीय भी होती है वन मृदाएं और इसमें ह्यूमस भी कम होती है। निचली घाटियों में ये पाए जाने वाली मृदाएं उर्वर होती है और जो निचली घाटी में मृदा पाई जाती है वो उपजाऊ अधिक होती है। वहाँ के लोग जो वहाँ निवास करते हैं वो वहाँ पे खेती भी करते हैं और अच्छी खेती करते हैं। नेक्स्ट है देश में मृदा अपरदन और उसके दुष्परिणामों पर नियंत्रण हेतु 1953 में केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन किया गया। मरुस्थल की समस्या के अध्ययन के लिए जोधपुर में केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान CAZRI की स्थापना 1959 में की गई थी। तो जोधपुर में केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब की गई थी? 1959 में की गई थी। आगे देखिए है कि भारतीय मृदा एक नज़र में हम देख लेते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। भारतीय मृदा एक नज़र में देखते हैं। कह रहा है कि भारतीय मृदा एक नज़र में मृदा जलोढ़ मृदा किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र का दोआब तथा समुद्र तटीय मैदान में कौन से मृदा पाए जाते हैं? जलोढ़ मृदा में फसलें कौन कौन सी होती है? धान, गेहूं, गन्ना, आलू, तिलहनी और दलहनी फसलें। आगे है जो इसमें जलोढ़ मृदा में एलुवियल सॉइल में
कौन से पोषक तत्व होते हैं? तो जलोढ़ मृदा में पोटास एवं चूना पत्थर की प्रचुरता होती है। नेक्स्ट देखिए, चलते हैं काली मृदा देखते हैं। काली मृदा कहाँ कहाँ पे होते हैं? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश का अलावा यहाँ पे देखिए महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश क्षेत्र में होता है ये। काली मृदा महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु का अलावा क्षेत्र, इन सब जगह पे कौन सा मृदा होता है? काली मृदा। काली मृदा में कौन से फसल होते हैं? कपास, सोयाबीन, चना, ज्वार, गेहूँ, ये सब काली मृदा में होती है। काली मृदा में कौन से पोषक तत्व होते हैं? पोटास, चूना, मैग्नीशियम की प्रचुरता होती है काली मृदा में। नेक्स्ट देखिए है लेटेराइट मृदा। लेटेराइट मृदा किस क्षेत्र में होती है? तो कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, असम, महाराष्ट्र, ओडिशा के पर्वतीय क्षेत्र। और इसके जो मुख्य फसलें हैं वो कौन कौन है? तो चाय, कॉफ़ी, रबर, सिनकोना, काजू की प्रचुरता, यानी लेटेराइट मृदा में काजू होता है, रबर होता है, सिनकोना होता है, कॉफ़ी होता है, चाय होता है। तो आगे देखिए पोषक तत्वों की प्रचुरता किस मृदा कौन से पोषक तत्वों की प्रचुरता होती है लेटेराइट मृदा में? तो लेटेराइट मृदा में होती है लोहा एवं एल्युमिनियम की प्रचुरता होती है। आगे हम देखेंगे लाल मृदा। तो लाल मृदा के बारे में दिया है, किस क्षेत्र में होता है? संपूर्ण तमिलनाडु के क्षेत्र में, कर्नाटक में, दक्षिण पूर्व महाराष्ट्र में, ओडिशा एवं मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी भाग में होता है कौन मृदा? लाल मृदा। लाल मृदा में कौन से फसल उगाए जाते हैं? किस फसल के उपजाऊ होता है? मूंगफली, केला, तंबाकू, रागी, ज्वार, तीसी, कपास, गेहूँ, मक्का, ये सब होता है लाल मृदा में। आगे है लाल मृदा में कौन से पोषक तत्व की प्रचुरता होती है? लौह तत्व की प्रचुरता होती है किसमें? लाल मृदा में। नेक्स्ट चलिए देखते हैं मरुस्थलीय मृदा। मरुस्थलीय मृदा कहाँ कहाँ पे पाया जाता है? तो ये पाया जाता है पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश। क्या क्या उपजाया जाता है यहाँ पे? बाजरा, ज्वार, मोटा अनाज, सरसों, जौ, तो ये सब उगाया जाता है कहाँ? मरुस्थलीय मृदा में। और मरुस्थलीय मृदा में कौन से पोषक तत्व होते हैं? लवण और फास्फोरस की प्रचुरता होती है मरुस्थलीय मृदा में। नेक्स्ट देखिए पर्वतीय मृदा। पर्वतीय मृदा होता है ये कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक पर्वतीय मृदा है, कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक। यहाँ पे होते हैं सेब, नाशपाती, आलू। और पर्वतीय मृदा में जो है कौन से पोषक तत्व की प्रचुरता होती है? पोटास एवं फास्फोरस की प्रचुरता होती है पर्वतीय मृदा में। नेक्स्ट चलिए मिट्टी की उर्वरता में कमी का कारण। अब देख लेते हैं मिट्टी की उर्वरता में कमी के कौन कौन से कारण हैं। तो पोषक तत्वों का ह्रास हो रहा है, निच्छालन यानी भारी वर्षा के कारण पोषक तत्व जो ऊपरी लेयर में जो पोषक तत्व होते हैं वो बह के कहीं और चले जाते हैं, नदी में मिल जाते हैं। नेक्स्ट है अपरदन, उर्वरता युक्त मिट्टी की सतह का ह्रास होना। उसके बाद कृषि भूमि का अति उपयोग, ज़्यादा उपयोग करने से ज़्यादा उसमें उर्वरक यानी कि फर्टिलाइज़र वगैरह डालने से भी अति उपयोग यानी कि एक सीमा तक ही उसका उपयोग करना चाहिए, ज़्यादा उपयोग करने से भी ये इसमें कमी हो जाती है। नेक्स्ट है दोषपूर्ण कृषि प्रबंधन और कृषि पर मैनेजमेंट जो होता है वो भी दोषपूर्ण होता है। किस मिट्टी में कौन से किस मिट्टी में कौन से फसल उगाना चाहिए इसका निर्धारण होना चाहिए, कितना खाद डालना चाहिए इसका निर्धारण होना चाहिए। मिट्टी समय समय पर जांच होनी चाहिए कि किस मिट्टी में किस पोषक तत्व की प्रचुरता और किसकी कमी है, वही उसमें डालना चाहिए। आगे कह रहा है कि भारतीय मिट्टियों में समानतः नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की कमी होती है, ये भी ध्यान रखना है। भारतीय मिट्टियों में समानतः किसकी नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की कमी होती है। देश में मृदा अपरदन और उसके दुष्परिणामों पर नियंत्रण हेतु 1953 में केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन किया गया। केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन कब किया गया? तो 1953 में केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन किया गया। तो हमने देख लिए आज भारत में मृदाएं और सारे टाइप के हम मृदा देख लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे भारत की कृषि, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो
आज के लिए इतना ही, जल्द ही मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।